फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। सबसे पहले और एक बार चारों तरफ अपने कमरे में नजर घुमाओ, ठीक है, घुमा ली। जितना भी कुछ आपको दिखाई दिया वो सब फिजिक्स के बेसिस पर अच्छी लगती है, ठीक है ना। पहली नजर में प्यार हो जाता है फिजिक्स से अगर आप ध्यान से उसको कॉन्सेप्ट। आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी, मैंने भी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, रिडक्शन करके पढ़ेंगे, इसमें से निकल गया। ये लिड है, ये प्लास्टिक की बनी है, इसका डायमीटर ये है, इसकी लेंथ ये है, ये ढक्कन है। अब मैं इसके अंदर से भी रुई निकाल दूं, उसके अंदर से इंक निकाल दूं। होप आप सभी अच्छे होंगे। 10th क्लास के एग्जाम आपके खत्म हो चुके हैं, लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारा टाइम आपके पास है और अब आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। पढ़ाई शुरू करने के दो कारण बहुत स्पष्ट। नंबर 1, कॉम्पिटिटिव माहौल है और ये जो लॉकडाउन और ये कोरोना इस सब के बाद कंपटीशन और बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। दूसरी बात, घर पर आपके पास बहुत सारा टाइम है, ठीक है, उस टाइम को यूटिलाइजेशन के लिए आपको अपनी स्टडी को स्टार्ट कर देना चाहिए। अभी तक हमें लग रहा था कि लॉकडाउन 4 में शायद थोड़ी बहुत छूट मिल जाए कि हम 10 स्टूडेंट्स का और 15 स्टूडेंट्स का बैच बनाकर, छोटा बैच बनाकर पढ़ा लें, बट ऐसा नहीं हुआ। और फाइनली आपकी कॉल्स काफ़ी दिन से आ रही हैं कि सर बैच बना लीजिए। 12th का बैच अप्रैल से चल रहा है, तो फाइनली अब हम 11th के बैच पर आ गए हैं। टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है NCERT 11th फिजिकल वर्ल्ड, पहला टॉपिक है। टॉपिक की भी चर्चा करेंगे, पहले मैं आपसे 2 मिनट चाहूँगा, आप मेरी बात को ध्यान से सुनें। बच्चों, हमसे जुड़ने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, बिजनौर मेंटर्स एकेडमी। इस एकेडमी पर बिजनौर के बहुत सारे टीचर्स जुड़े हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ठीक है ना। आप उन्हें चूज कर सकते हैं, आप उनसे लाइव या वीडियो के थ्रू पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ऑनलाइन स्टडी के लिए, ठीक। उसके अलावा वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट, वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल, PDF ऑफ NCERT, ये सब अवेलेबल रहेगा। आपको 2 काम करने होंगे, ठीक है। हमारे फ़ोन नंबर पर एक तो आपको कांटेक्ट करना होगा, बताना होगा, और डाउनलोड करने के बाद, ठीक है ना, हमें बताना होगा कि सर हमने डाउनलोड कर लिया है, आप उसमें ऐड हो जाएंगे बैच के अंदर, ठीक। सारी स्टडी उस ऐप के थ्रू ही होगी, वीडियोस वहीं मिलेंगी, लेक्चर्स वहीं मिलेंगे, लाइव सेशंस भी होंगे, डाउट भी लिए जाएंगे, सब कुछ जैसे एक क्लास में होता है वैसे। बच्चों, दिस इज नॉट ऑल अबाउट वीडियो, इट इज नॉट द यूट्यूब, वी आर नॉट यूट्यूबर्स। हम यूट्यूबर्स नहीं है कि हमें वीडियो बनानी है, हमें कमेंट चाहिए, वो सब हमारा काम नहीं है, हमारा काम पढ़ाना है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, आप ये प्रोसीजर फॉलो कीजिए और इन्फॉर्मेशन और बच्चों तक भी पहुंचाइए। बैच स्टार्ट हो चुका है आज से, ठीक है। फर्स्ट वीडियो आप सभी को शेयर कर दें एज ए डेमो और उसके बाद स्टार्ट करें, ठीक है ना। बच्चों, फिजिकल वर्ड की बात करेंगे, ठीक है ना। फिजिकल वर्ड जब आप पढ़ते हैं, देखिए पहले मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंट्रोडक्टरी टॉपिक है बच्चों। इसमें ना तो कोई बहुत ज्यादा कंसेप्ट यूज होना है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन है फिजिक्स के बारे में, उनकी ब्रांचेस के बारे में, कौन सी ब्रांच आप 11th 12th में पढ़ते हैं ये मैं कैटेगराइज कर दूंगा, ठीक है ना। आपको ये देखना है। कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, कहीं नहीं आएगा, लेकिन एकेडमिक्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। फिजिक्स का एक इंट्रोडक्शन है, आपको लेना चाहिए, बिकॉज अब तक आप साइंस के अंदर फिजिक्स पढ़ते थे, अब फिजिक्स निकलकर बड़ी हो गई है, ठीक है ना। अब फिजिक्स अलग से एक सब्जेक्ट बन गया आपके लिए। तो चाहे आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप बायो के स्टूडेंट हो, फिजिक्स एक कॉमन पार्ट रहेगा, ठीक है ना। और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको बहुत आराम से अच्छी बिल्कुल एक सीक्वेंस में पढ़ाया जाएगा। ये नहीं है कि कोई भी एक वीडियो बना के डाल दी, उस पर व्यूज आ गए, वायरल हो गई, वो सब हमारा काम नहीं है। वी आर प्रोफेशनल टीचर्स, वी आर एक्सपर्ट्स, हमें बिल्कुल एक सीक्वेंस में पढ़ाना है जैसे कि हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं, ठीक है। और जब अगर लॉकडाउन खत्म हो जाता है, ठीक है ना, तो बिजनौर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं लोकल के, वो कोचिंग में आकर पढ़ सकते हैं। और क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट धामपुर, चांदपुर, सिहारा, ठीक है ना, आसपास के क्षेत्रों से हैं, किरतपुर से भी बहुत सारे स्टूडेंट आप जुड़े हुए हैं, वो वहीं से रहकर तब तक पढ़ें जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता, ठीक है। बाकी चीजें चलती रहेंगी, ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल वर्ड। बच्चों, फिजिकल वर्ड में सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो है फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स, सबसे पहली चीज,
तो मेरा कहना मानो और एक बार चारों तरफ अपने कमरे में नजर घुमाओ। ठीक है, घुमा ली। जितना भी कुछ आपको दिखाई दिया वो सब फिजिक्स के बेसिस पर एक्सप्लेन हो सकता है। पंखा चल रहा है, क्यों चल रहा है बताया जा सकता है फिजिक्स के बेसिस पर। कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है समझाया जा सकता है। ट्यूबलाइट जल रही है, क्या होता है वो बताया जा सकता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये तक एक्सप्लेन किया जा सकता है कि ये पेन इस पर कैसे लिखता है। ठीक है ना, अगर मैंने ये C लिखा, ये A लिखा, ये B लिखा, तो ये कैसे लिख रहा है, इसके पूरी मैकेनिज्म समझाई जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स। हवा का चलना, बारिश का गिरना, ठीक है, सड़क पर फिसल जाना, ठीक है, ब्रेक लगने पर आगे गिर जाना, इनमें बहुत सारे एग्जांपल्स आपने पढ़े हैं। ये सब फिजिक्स के बेसिस पर एक्सप्लेन होते हैं। सबसे पहले मैं डेफिनेशन की बात कर लूं तो लिखने के लिए जो डेफिनेशन आपको लिखनी है, जो आपको पता होनी चाहिए, वो होती है फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। तो फिजिक्स एक्चुअल में एक ग्रीक लेटर है, ठीक है ना, ये वहां से आया है जिसका बेसिक मीनिंग ही नेचर होता है। फिजिक्स मतलब नटूरे, नटूरे मतलब नेचर। ठीक है ना, पूरा आनंद लेकर पढ़िए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, बहुत फेथफुल सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, आप इससे दोस्ती कीजिए, कभी धोखा नहीं मिलेगा। ठीक है, यस, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। चलिए, तो नेचर में जितना भी कुछ हो रहा है, और 3 टर्म्स इसमें हम यूज करते हैं, वो 3 टर्म साइंस में भी होती हैं, व्हाई, व्हाट एंड हाउ। ये 3 टर्म डिफाइन होती हैं किसी भी फिनोमेना में। फॉर एग्जाम्पल, फिनोमेना क्या है, व्हाट इज द फिनोमेना। बिजली का चमकना ये एक फिनोमेना है, बारिश का गिरना ये एक फिनोमेना है, हमारा चलना एक फिनोमेना है, हवा का चलना एक फिनोमेना है, लाइट का जलना, पंखे का घूमना, ये सब कुछ एक फिनोमेना है। ठीक है ना, तो व्हाट इज द फिनोमेना मतलब फिनोमेना क्या है, क्या आप स्टडी करने वाले हैं। ठीक, वो कैसे हो रही है, ठीक है, मतलब उसका नेचर कैसा है उस फिनोमेना का। लाइट जलती है तो उसका एक अपना एक नेचर है, पंखा घूमता है तो उसका एक नेचर है। देखो, पंखा चलता नहीं है, पंखा घूमता है, इस बात को समझना। फिजिक्स के अंदर हम उसे चलना नहीं कह सकते, नॉर्मली हम कह देते हैं पंखा चला दे, गर्मी हो रही है, बट फिजिक्स के अंदर वो घूमना है। इज दैट क्लियर, इसको हम सीखेंगे आगे। ठीक है, क्या फिनोमेना है, कैसे हो रही है, ठीक है ना, और क्यों हो रही है, उसके पीछे का कॉज क्या है। ये जब तीनों को हम मिलाकर किसी फिनोमेना को सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है ना, तब हम उसे कहते हैं कि ये फिजिक्स के अंदर पढ़ी जा रही है। तब हम उस साइंस को, जो इस सब चीजों को सिखाता है, एक्सप्लेन करता है, नेचर की किसी भी फिनोमेना को, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। तो ये होती है फिजिक्स। तो इसका बेसिक डेफिनेशन क्या आया, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉन्सेप्ट्स और सम लॉज और सम रूल्स। ये इसका बेसिक डेफिनेशन है। प्रॉपर नोट्स आपको बने हुए मिलेंगे, ऐप पे भी मिलेंगे, ठीक है ना, और अगर आप कहेंगे तो हम आपको वैसे भी भेज देंगे। आपको नोट्स बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है वो आप जरूर लिखें। अपने हाथ से बनाने से सबसे अच्छे याद होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो भलाई से हम आपको नोट दे दें, आप अपने आप नोट जरूर करें, अपने हाथ का लिखा हो बहुत याद रहता है। चलिए, तो बच्चों ये होता है फिजिक्स। इसके अलावा मैं दूसरी बात पर आता हूँ, जो लोग फिजिक्स को बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, फिजिक्स जिनके अंदर समा गई है, जैसे मैं, जैसे आप में से भी कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको फिजिक्स बहुत पसंद होगी, वो है अच्छी, ठीक है ना, वो अच्छी लगती है, ठीक है ना, पहली नज़र में प्यार हो जाता है फिजिक्स से अगर आप ध्यान से उसको कॉन्सेप्ट को पढ़ें। ठीक है ना, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। उस तब क्या होता है जब फिजिक्स हमारे अंदर बैठ जाती है, हम हर चीज़ के अंदर फिजिक्स ढूंढते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी, मैंने भी देखी। आपने देखा कि भाई उसमें एक इस तरीके की गन बनाई उन लोगों ने, ठीक है ना, हमला करने के लिए, तो वो ऐसे खुलती थी और पत्थरों को ऐसे फेंक देती थी बहुत दूर, है ना। तो आपने वाह वाह, अरे भाई वाह, क्या गन बनेगी। हमारा दिमाग कैसे चल रहा था, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, एनर्जी कंजर्वेशन है इसके अंदर। हमारा दिमाग कैसे चलता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप फैन ऑन करते हैं, पंखा चल गया, हम ऐसे नहीं सोचते। हम सोचते हैं अच्छा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई रोटेशनल एनर्जी में, ठीक है ना, हम ऐसे देखते हैं उसको। तो हमारे देखने का नज़रिया बदल जाता है, हम चीज़ों के मैकेनिज्म के पीछे जाने लगते हैं। फिजिक्स को अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं तो आप भी वाई, व्हाट और हाउ के पीछे भागना शुरू कर देंगे। और जब आप इसके पीछे भागेंगे तो इन्फॉर्मेशन आएगी, और जब इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है ना, तो नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे आप उसको पढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप उसको अप्लाई करते चले जाएंगे।
तो ये तो बात हुई फिजिक्स की, अपने आप में एक बहुत कंप्लीट साइंस है। क्या हम फिजिक्स को सीधे फिजिक्स की फॉर्म में पढ़ लेते हैं, मतलब कि जैसा आप मुझसे कहें सर फिजिक्स पढ़ा दो तो मैं फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दूंगा? नहीं, वी हैव सम ब्रांचेस, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे फिजिक्स में कौन कौन सी ब्रांच होती है। आइए बच्चों, देखिए फिजिक्स में एक ब्रांच होती है, उसे कहते हैं मैकेनिक्स। व्हाट इज मैकेनिक्स? आपने एक 9th-10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा है वर्क एनर्जी पावर, ठीक है ना। आपने एक चैप्टर पढ़ा है 1D मोशन, लीनियर मोशन, और नहीं हम 3 इक्वेशंस पढ़ते हैं, वो जरूर पढ़ी होंगी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। एक और होती है चौथी, जब मैं पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो वो सारी चीजें, घूमना, चलना, फोर्स, एनर्जी, वर्क, पावर, ये सब मैकेनिक्स का पार्ट है, मशीन से रिलेटेड चीजें हैं, मैकेनिकल वर्क है ये सब, ठीक है ना। एक ब्रांच होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये 11th में है, ये 12th में है, ठीक है ना। ये 11th की फर्स्ट यूनिट है, ये 12th की फर्स्ट यूनिट है। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, इलेक्ट्रिक, स्टैटिक्स मतलब स्टेशनरी। एक ऐसा चार्ज जो स्टेशनरी है, मतलब हम चार्ज को स्टेशनरी रखकर पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर 12th में एक यूनिट आती है उसे कहते हैं करंट, एक यूनिट आती है उसे कहते हैं मैग्नेट, ठीक है ना। ये मूविंग चार्जेस पर बेस्ड है, जब चार्ज मूव करने लगता है, ये स्टैटिक है, तब बनता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कह दीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये कंप्लीट एक ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स एंड चार्ज, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए नाम कुछ। इसके अलावा आप पढ़ते हैं हीट के बारे में, आप पढ़ते हैं हीट एनर्जी टेम्परेचर के बारे में, आप पढ़ते हैं एंट्रोपी के बारे में। अब ये क्या होता है ये मुझसे मत पूछना, ठीक है ना। एंट्रोपी भी एक यूनिट है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये अभी आप आगे पढ़ेंगे। हीट, टेम्परेचर, एंट्रोपी, ये सब। चलो एक छोटी सी बात बता ही देता हूँ वरना मन में रहेगी तुम्हारे एंट्रोपी क्या होता है। एक बहुत छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। जब आप स्कूल में, ठीक है ना, प्रेयर में लगे होते हैं, तो आपकी प्रेयर में ऐसे सुबह को प्रेयर करते हैं स्कूल में, तो जो लाइंस बनी हुई होती है जब वो चलना शुरू करती हैं तो एक के पीछे एक बड़े तरीके से चल रही होती है, उनमें कोई रैंडमनेस नहीं होती, तो उसे कहते हैं एंट्रोपी बहुत कम है अभी, ठीक है ना। फिर अचानक से टीचर्स की लाइन खत्म होती है और आप भागना शुरू कर देते हैं इस क्लास की तरफ, करते हैं ना, और ये भाग उधर भाग, उसे धक्का दे, उसे मार, जो भी आप करते हैं, कॉपी देने, कॉपी लेने, टंगड़ी मारने, है ना, जो भी आप करते हैं वो आपको पता है, वो आपकी रैंडमनेस बढ़ गई, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी, ठीक है ना। बाकी इसके बारे में केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ेंगे। और इन सबको मिलाकर जो ब्रांच बनती है हीट से रिलेटेड जितना भी कुछ, कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल, भाप से, यानी जो आपने पढ़ा था ना, जेम्स वॉट ने एक इंजन देखा था कि स्टीम में पावर होती है और इंजन बनाया था, तो ऑल दीज आर इन थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ये आप 11th में पढ़ते हैं, ये 12th की यूनिट्स, तो ये आपको पता होनी चाहिए यूनिट्स का नाम। लोकल एग्जाम में एक बहुत शानदार सवाल है जो पूछा जाता है, स्टडी ऑफ साउंड को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ साउंड को क्या कहते हैं, ठीक है ना। ये मैं आप पर छोड़ रहा हूं, आप मुझे मैसेज करेंगे, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, ठीक है ना। स्टडी ऑफ साउंड को क्या कहते हैं, वो किस ब्रांच में पढ़ी जाती है, गूगल से ढूंढेंगे, मुझे पता है, बता दीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन इससे ये पता चलेगा कि आपने अटेंटिव होकर लेक्चर पढ़ा, ठीक है ना। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगली चीज आती है, ये तो पूरी फिजिक्स की बात हो गई, और भी बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। फिजिक्स में होता है, क्या हम फिजिक्स को पढ़ने के लिए कोई पर्टिकुलर अप्रोच यूज करते हैं? जी, हम 2 तरीके की अप्रोच यूज करते हैं, ठीक है ना। एक को हम कहते हैं यूनिफिकेशन और एक को हम कहते हैं रिडक्शन। आइए क्या होती है देखते हैं। पहले तो ये समझिए दोनों ही क्या है। ये फिजिक्स को स्टडी करने की अप्रोच है, तरीके हैं, ठीक है ना। तरीका कि हम किस तरीके से फिजिक्स को स्टडी कर सकते हैं, किसी नेचुरल फिनोमेना को कैसे स्टडी कर सकते हैं, ठीक। मैं आपको एक बड़ा आसान सा एग्जांपल देता हूं। पहले यूनिफिकेशन की बात कर लूं, होता क्या है, पहले मैं डेफिनेशन बता दूं आपको। यूनिफिकेशन का मतलब है बच्चों, किसी एक लॉ को, ठीक है ना,
इस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे कि उसके बेसिस पर हम बहुत सारी फिनोमेना को समझा सकते हैं। दैट इज यूनिफिकेशन। यूनि मतलब एक, यूनिफाई कर दिया आपने, यूनिफाइड कर दिया, ठीक है ना। आपने बहुत सारी चीजों को एक ही लॉ के अंडर में डाल दिया कि यार ये सब एक ही तरीके से होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, आपके घर में मम्मी खाना बनाती है, ठीक है, वो रोज अलग अलग तरीके की चीजें बनाती हैं, ठीक, लेकिन उनकी मसालेदानी में मसाले वही हैं। तो वो जो मसालेदानी है ना, वो लॉज है, और वो जो रोज हो रहा है वो अलग अलग फिनोमेना है। किसी दिन गोभी बन रही है, किसी दिन चिकन बन रहा है ना, वही वेज हूँ वो इसे दिल पे मत ले जाना। किसी दिन एग करी बन रही है, किसी दिन पनीर टिक्का बन रहा है, व्हाटएवर, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। लेकिन वो मसालेदानी सेम है। तो मसालेदानी इज द लॉ, और जो अलग अलग फिनोमेना है उनको हम एक ही मसालेदानी से मसाले डालकर बना रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। तो कुछ जीभ के चटोरों को ये बहुत ही बढ़िया लगा होगा, उन्हें ऐसा लगा होगा मजा आ गया यार, यूनिफिकेशन बहुत ही बढ़िया चीज थी। अब इसको फिजिक्स के बेसिस पे समझाता हूँ। तो बच्चों, यूनिफिकेशन का मैं फिजिक्स के बेसिस पर एग्जांपल लेता हूँ। देखिए, किसी पेन को हम ऐसे पकड़ के छोड़ रहे हैं, नीचे गिर गया, ठीक है ना, मैंने नीचे पकड़ लिया, वो अलग चीज है, नीचे गिरेगा। सन के अराउंड अर्थ रोटेट करती है, ठीक। दो फिनोमेना ध्यान से सुनना, ऐसे कोई चीज गिरी, नीचे गिर गई अर्थ की तरफ, और सन के अराउंड अर्थ रोटेट करती है। क्या इनमें दूर दूर तक कोई कनेक्शन लग रहा है आपको? देखने से तो नहीं लग रहा, देखने से तो लग रहा है ये पेन है, नीचे गिर गया, ये एक अलग चीज है, और वहां सन के अराउंड अर्थ घूम रही है, ये एक अलग चीज है। बट दोनों को समझाने के लिए एक ही लॉ लगेगा, एंड दैट इज न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, ठीक है ना, उसे हम न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ कहते हैं। मून का अर्थ के अबाउट रोटेट करना, अर्थ का सन के अबाउट रोटेट करना, सारे प्लैनेट्स का रोटेट करना, हमारा वेट, ठीक है ना, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, ये सब चीजें ग्रेविटी पर बेस्ड होती हैं। ये सब चीजें ग्रेविटेशनल लॉ से समझाई जा सकती हैं। तो दैट इज यूनिफिकेशन। यानी हमने एक लॉ ग्रेविटेशन को पकड़ा और बहुत सारी फिनोमेना को उसके अंदर डाल दिया कि ये इससे पढ़ जाएगी। तो ग्रेविटेशन लॉ क्या है? मसालेदानी। और ये जो हम अलग अलग चीजें गिना रहे हैं, नीचे गिरना, घूमना, ये सब, ये है सब्जियां, ठीक है। तो अब तो इसकी बढ़िया सी सब्जी बना के खा लेना। चलिए, तो ये होता है यूनिफिकेशन। रिडक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? रिडक्शन ठीक यूनिफिकेशन का उल्टा प्रोसेस लगेगा आपको, ऐसा देखने लगभग उल्टा ही होता है। इसके भी हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में इस पेन से लेने जा रहा हूं, ठीक है ना, इस पेन से ले लेते हैं। ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं। एक तरीका तो यह है, ये पेन है और ये लिखने के काम आता है, ठीक, ऐसे नहीं, रिडक्शन करके पढ़ेंगे। ये पेन का कैप है, ठीक है, ये उस कैप के अंदर की लिड है, ठीक है, ये इसमें से निकल गया। ये लिड है, ये प्लास्टिक की बनी है, इसका डायमीटर ये है, इसकी लेंथ ये है, ठीक है। ये कैप है, इसका गहराई इतनी है, इसका रेडियस इतना है। ये पेन है और ये इसके ऊपर वाला अलग पोर्शन है। इसके अंदर यहाँ कार्डबोर्ड भरा हुआ है निब के तौर पर, सबको अलग रख देते हैं। अब इसके अंदर भी ये है। ओ, अब मैं इसके अंदर से भी रुई निकाल दूं, उसके अंदर से इंक निकाल दूं। क्या कर रहा हूं मैं पूरे सिस्टम को रिड्यूस कर रहा हूं। मैं रिडक्शन की प्रोसेस में जा रहा हूं। मैं सिस्टम को पढ़ने के लिए उसके सारे अंदर के कंपोनेंट्स निकाल रहा हूं। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। जब हम किसी फिजिक्स में किसी चीज की स्टडी, किसी भी फिनोमेना की स्टडी, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टडी इस तरीके से करते हैं कि हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उनका एनालिसिस करते हैं, तो ये अप्रोच कहलाती है रिडक्शन। जैसे आप मैटर में गए, मैटर से आपने सॉलिड लिक्विड गैस बनाया, फिर उसके अंदर एटम, पहले मॉलिक्यूल, ठीक है, फिर उसके अंदर एटम, फिर उसके अंदर न्यूक्लियस, फिर उसके अंदर, समझ गए होंगे, है ना। तो दैट इज रिडक्शन प्रोसेस। NCERT के अकॉर्डिंग जो सेकंड आर्टिकल है 1.2, उसका हेडिंग है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स एंड स्कोप, ठीक है ना। अब पहले इसको दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं। सबसे पहले स्कोप पढ़ते हैं। स्कोप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कोप? मतलब फिजिक्स का स्कोप क्या है। हिंदी में अगर मैं बताऊं स्कोप की, अगर हम हिंदी देखेंगे गूगल पे जाके अगर आप सर्च करें, तो हिंदी मीनिंग में एक लाइन लिखी हुई आएगी विस्तार। विस्तार मतलब उसकी बाउंड्रीज कहां से कहां तक है। तो बच्चों, फिजिक्स की बाउंड्री तो सर इत्ते से लेकर और इत्ते तक सब कुछ है,
मैं इतना भी बोल सकता था, मैंने जानबूझ के बोला इतना, बड़ा अच्छा लगता है। देखिए ऐसे इतना बोल के देखिए एक बार, इतना कहिए, उसमें वो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। इतना बिजनौर में ऐसे ही चलता है, ठीक है ना। ये जो आधा तय है ना, सारा का सारा मज़ा, सारा का सारा उर्दू में कहते हैं लब्बो लुबाब, इसी के अंदर है, ठीक है ना। इत्ता, कित्ता, उत्ता, बस मज़ा ही आ जाता है ना। चलिए खैर इसको छोड़ते हैं, फिजिक्स में वापस आ जाइए बच्चों। फिजिक्स ऐसा ही सब्जेक्ट है, आपको ऑल इंडिया आप किसी को भी देख लीजिए, जितने भी फिजिक्स के टीचर आपको अच्छे बढ़िया मिलेंगे वो सब ऐसे ही पढ़ाते हैं मजाक करके, ठीक है ना। ये फिजिक्स का पार्ट है। अगर आप फिजिक्स को बहुत ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ाएंगे तो बोरिंग हो जाएगी, ठीक है। रियल वर्ड से जोड़ के ही फिजिक्स समझ में आएगी, ठीक है ना। चलिए, तो फिजिक्स का स्कोप इतना है। स्कोप की बात आई तो आज के दौर में अगर मैं लूँ तो वो जो छोटा सा एक प्राणी चल रहा है ना, इसका नाम कोरोना है, ठीक है ना, उस लेवल से जो दिखाई भी नहीं देता, ठीक है ना, उस लेवल से लेकर और पूरे यूनिवर्स तक पूरा स्कोप फिजिक्स का है। दो अप्रोचेस हैं, मतलब दो स्कोप हैं उसके। कुछ फिनोमेना को हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोपिक लेवल कह देते हैं, ठीक है ना। यानी कुछ फिनोमेना, कुछ चीजें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ी जाती हैं और कुछ मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है ना। दो तरीके के लेवल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल और मैक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, ठीक है ना। माइक्रोस्कोपिक लेवल में हम क्या पढ़ते हैं, चलिए उसको भी बता देता हूं। एटम, न्यूक्लियाई, ठीक है, छोटे छोटे जो पार्ट्स, जो चीजें होती हैं, उनको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल कहते हैं। मैक्रोस्कोपिक मतलब बल्क, कोई भी ऑब्जेक्ट, अर्थ, ठीक है ना, सन, मून, बॉब, पेंडुलम, हम, तुम, ये सब मैक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स? फिजिक्स को पढ़ने में एक एक्साइटमेंट है, ठीक है ना, एक चाव है, एक मजा है कि सर हमें तो बिल्कुल मजा नहीं आता, हमें तो बहुत भारी लगती थी। 10th में भी ऐसा लगता था कि इक्वेशंस क्यों बनाई है न्यूटन ने, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों है, ये न्यूटन्स लॉज क्यों है। बच्चों आप जितनी भी चीज़ें अपनी लाइफ में कर रहे हो, ये मोबाइल का जो मज़ा ले रहे हो, ये जो आप लैपटॉप चला रहे हो, ये जो आप बिजली में बैठे हो, ये सब उसी की देन है, आपको पता नहीं होता। आप में से बहुत सारे बच्चे मजाक उड़ाते हैं, और कुछ पेरेंट्स भी, और कुछ मैसेजेस भी चलते हैं सोशल मीडिया पर, उसमें वो कहते हैं कि हमने कभी पाइथागोरस थ्योरम लगाकर केले नहीं खरीदे। अरे वो केले खरीदने के लिए नहीं बनी भाई, वो जिस काम के लिए बनी है वो कर चुके हैं हम, ठीक है ना। ये हम चंद्रमा तक, ये चांद तक, ये मून तक ऐसी थोड़ी पहुंच गए, ठीक है ना, और जल्दी हम कोरोना को भी मारेंगे, देखना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो गैजेट्स आप लिए बैठे हैं, ये यूं ही नहीं बन गए, इनके पीछे यही सारी फिजिक्स लगी हुई है, बट आपके लेवल पे नहीं है वो, आपको उस लेवल के लिए जाना पड़ेगा। चलिए हम एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स की बात करते हैं। देखो बच्चों, किसी भी चीज में एक्साइटमेंट कब आता है? ह्यूमन नेचर है, जब तक कुछ चैलेंजिंग नहीं होगा, ठीक है ना, जब तक कोई हर्डल नहीं होगी, जब तक कुछ एडवेंचरस नहीं होगा, जब तक कुछ नया नहीं होगा, तब तक मजा नहीं आएगा। तो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स ही ये है कि हम इसके जरिए नंबर 1 नई नई डिस्कवरीज कर सकते हैं, तो अपने आप में एक्साइटमेंट लाता है। आज से 20 साल पहले जब किसी ने पहली बार ये सोचा था कि भाई हम एक ऐसा कुछ बनाएंगे कि जिससे हम बिना तार के यहाँ से वहाँ तक बात कर लेंगे, तो कितना एक्साइट हुआ होगा वो। दैट इज एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, ठीक है ना। जब किसी ने पहली बार ये सोचा होगा यार चंद्रमा तक जाना है, मून तक जाएंगे, एक कुछ बनाएंगे ऐसा, ठीक है ना, एक्साइटमेंट से भर गया होगा वो, फिजिक्स पढ़ने लगा होगा वो दिन रात, उसने फिजिक्स में अपना एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। दैट इज एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, समझिए इस बात को, ठीक है ना। और एक चीज बताता हूँ, हमारे तुम्हारे लिए क्या है, चलो ये तो बड़ी बड़ी बातें होंगी सर, आप छोटा सा बताओ ना कुछ, आपके अंदर एक्साइटमेंट क्यों? चैलेंजिंग है भाई, भाई नीट का पेपर आता है यार, है ना, जेई का पेपर आता है, उसमें हम ये देखते हैं यार हमारा पढ़ाया हुआ क्या आ गया, क्या नहीं आया, क्या चीज़ छूट गई, उसे हम दोबारा देखते हैं। ये एक्साइटमेंट है, चैलेंजिंग है, ठीक है ना। हमारा स्टूडेंट है उमर जुबैरी, उसने नीट की एग्जाम में 180 में से 160 स्कोर किए, ठीक है ना, और पूरे 45 क्वेश्चन करके आया, 4 क्वेश्चन उसके गलत हुए। आज तक मैं सोचता हूँ कि वो कौन से 4 क्वेश्चन गलत हुए। वो एक्साइटमेंट है हमारे लिए कि अगली बार पूरे 45 कराने हैं, ठीक है, आप में से करेंगे या जो 12th में पढ़ रहे हैं उनमें से करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो हमारे लिए एक्साइटमेंट है नए क्वेश्चंस, नई हर्डल्स, नया एक लैंड वो सेट करते हैं हम लैंडमार्क अपने लिए कि इस बार हमें इतने क्वेश्चन कराने ही हैं बच्चे से, ठीक है ना। जैसे बोर्ड में अभी तक जो हमारे यहाँ से हाईएस्ट है वो 98 है, हर बार 98 पे जाकर अटक जाता है स्टूडेंट। तो वो 2 नंबर मेरे लिए आज तक भी एक्साइटमेंट है
कि यार ये 2 नंबर कैसे आएंगे, ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 कब आएगा। तो होप आप करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यही एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स है। क्वेश्चंस को लेके हो सकता है, डिस्कवरीज को लेके हो सकता है, नई नई टेक्नोलॉजी को लेके हो सकता है। आप में से बहुत सारे बच्चों को टेक्नोलॉजी में ही बहुत मजा आता है कि पता चला उन्हें बाकी किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, वो रोज अपना मोबाइल या वो कंप्यूटर खोल के बैठ जाते हैं, ठीक है, उन्हें उसे समझने में अच्छा लगता है। तो ये एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, टू डिस्कवरीज न्यू लॉज एंड न्यू टेक्नोलॉजी, ये एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स है, ठीक है ना। टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ऑल्सो, हम ये तक बता देते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है, ठीक है ना, वो भी एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स है। तो बच्चों इसमें बहुत एक्साइटमेंट है, इसका बहुत स्कोप है, ठीक है ना, ये दोनों चीजें हमने पढ़नी। अब आता है फिजिक्स, जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है NCERT में 1.3, वो है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ठीक है ना। तो बड़ा आसान है। देखिए, टेक्नोलॉजी से फिजिक्स का क्या मतलब है मैं आपको समझा दूं। आज हम, या आज से 20 साल पहले कभी हम इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट बनाते थे, आपने घर में बनाया होगा, वो बात करने का एक मशीन थी। उसमें एक धागा होता था, इधर से बोलते थे, इधर से सुनते थे, इधर से बोलते थे, इधर से सुनते थे, और उसमें एक वर्ड होता था, उसे कहते थे ओवर। ओवर, तो उसका क्या मतलब था, हम ओवर बोलेंगे तो अब आप कान से लगाना और हम बोलेंगे। तो ये एक डिवाइस थी, ठीक है, ठीक है ना। फिर फोन ऐसे होने लगे जिसमें इस तरीके का एक ईयर पीस भी होता था, माउथ पीस भी होता था, ठीक है ना, माइक, और वो नीचे फिर ऐसे रखा हुआ होता था। उस समय कुछ इस तरीके के मोबाइल होते थे ऐसे, और यहाँ डायल होता था, ठीक है ना, ऐसे। फिर ऐसे वाले मोबाइल आ गए, ठीक है ना, तार वाले। तो ये क्या हुआ, ये टेक्नोलॉजी बढ़ी सोसाइटी के अंदर, इसकी नीड हुई कि यार ये हटाओ, ये ऐसा कुछ लाओ, ये और अच्छा लगा। अब क्या आने लगे हैं, फिर मोबाइल आए, ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, इवॉल्व हो रही है। फिर ये बटन वाले मोबाइल है, अब टच आने लगा है, बीच में फ्लैप आया था, आगे कुछ और आएगा। तो बच्चों ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। कहाँ से आई, फिजिक्स से आई, उसका इवोल्यूशन हुआ फिजिक्स के अंदर, ठीक है ना। तो ये पूरा टेक्नोलॉजी का तरीका है, ठीक है। पहले हम चिट्ठी भेजते थे, पहले तो कबूतर ही भेज देते थे, फिर चिट्ठी भेजने लगे, फिर कॉल करने लगे, फिर मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल और पता नहीं क्या क्या, ठीक है ना। आज तो व्हाट्सएप वगैरह पता नहीं बहुत सारी चीज़ें चल रही है। ये है टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, फिजिक्स का इफेक्ट ऑन टेक्नोलॉजी। उसके बाद आता है सोसाइटी। सोसाइटी पे भी ऐसे ही इफेक्ट हो रहा है, हम दिन ब दिन अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना। ये फिजिक्स का ही कमाल है भाई। पहले पढ़ने के लिए ट्यूशन ही जाना होता था, अब आप घर बैठ कर पढ़ रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी और सोसाइटी पर इफेक्ट है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी। मैथमेटिक्स और फिजिक्स में क्या रिलेशन है, देखिए, विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। बिकॉज फिजिक्स के लॉज लगाने के लिए, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने के लिए मैथमेटिक्स का होना जरूरी है। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स साथ साथ चलेंगे। आप में से जो बच्चे बायोलॉजी के हैं वो डरे नहीं, उनको उतनी मैथमेटिक्स पढ़नी है जो फिजिक्स का पार्ट है। मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, लेट मी क्लियर टू यू। ये मैथमेटिक्स है, सेट पढ़े होंगे आपने, और ये फिजिक्स है। आपको डराया ऐसे जाता है, आपको कुछ टीचर्स इस तरीके से पढ़ाते हैं, बच्चों देखो फिजिक्स में ना मैथमेटिक्स भी लगेगी, वो इसको इसके अंदर काउंट करते हैं। वो आपको ऐसे दिखाएंगे फिजिक्स के अंदर मैथमेटिक्स आती है, ऐसा नहीं है। फिजिक्स का और मैथ्स का कुछ पोर्शन कॉमन है, बस उतना पोर्शन बायो वालों को पढ़ना है, मैथ्स वालों को बच्चों पूरा ही पढ़ना है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना पोर्शन पढ़ना है। फिजिक्स के पार्ट्स का जो मैथ्स है वो आपको मिल जाए, वो मैं आपको पूरी एक क्लास देता हूँ, ठीक है ना। बहुत कम टीचर्स हैं जो मैथमेटिक्स की पूरी एक क्लास अलग से देते हैं। मैं पूरी फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स लगता है उसकी पूरी एक क्लास आपको मिलेगी, एक लेक्चर मिलेगा। ग्राफ कैसे बनते हैं, इक्वेशंस कैसे सॉल्व होती हैं, क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाएंगी, ठीक है ना। चलिए, तो स्टूडेंट्स, आपने अभी तक व्हाट इज फिजिक्स देखा, फिजिक्स क्या होती है, स्कोप देखे, माइक्रोस्कोप और मैक्रोस्कोप, इसके अलावा यूनिफिकेशन और इसके बारे में पढ़ा जिसे आप कहते हैं रिडक्शन एंड यूनिफिकेशन। टेक्नोलॉजी किस तरीके से इवॉल्व होती है, चैलेंजेस क्या हैं फिजिक्स में और उन्हें करने में हमें क्या एक्साइटमेंट होता है, ये सब हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 1.4। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, VVIMP ऐसे लिखते हैं आप, ठीक है ना, वेरी वेरी मोस्ट, है ना। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं मोस्ट। ये कुछ नेचुरल चीजें हैं जो सभी लोग करते हैं, ठीक है ना, ये कॉमन पार्ट है। जैसे मैं आपको एक कॉमन पार्ट बताता हूँ, जब हम सब छोटे होते हैं और हमसे कहा जाता है पढ़ लो, तो ये ड्राइंग बहुत बच्चे बनाते हैं।
मैंने भी बनाई है, आपने भी बनाई होगी। एक नदी जरूर बनाएंगे, एक हट जरूर बनाएंगे, इधर कहीं पेड़ होगा, यहाँ ऐसे ऐसे घास बनाएंगे, यहाँ पंछी बनाएंगे, है ना, इस तरीके से। तो ये एक हंसना मत, लेकिन ये कॉमन पार्ट है, 90% स्टूडेंट इसे ऐसा करते हैं। खैर, हम इसको हटाते हैं और हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक कह रहा है 1.4 जो टॉपिक है बच्चों, फोर्स इन नेचर। कौन कौन से फोर्स हैं जो नेचर में लगते हैं? नेचर मतलब यहाँ फिजिक्स भी समझ सकते हैं। फिजिक्स में कौन कौन से लॉज, हमें बेसिक लॉज पढ़ने हैं। देखिए बच्चों, 4 लॉ होते हैं। नंबर 1 ग्रेविटेशन लॉ होता है, ग्रेविटेशन, जैसे आपने कुछ इस तरीके से शायद 9th और 10th में ये फॉर्मूला आप पढ़ लें, Gm1m2/r²। और याद रखना फिजिक्स में 3 जी होते हैं, एक ये वाला जी होता है, एक ये वाला जी होता है, और एक जी और होता है। जैसे आप कहते हैं मेरा जी नहीं लग रहा, मेरा तो जी नहीं लग रहा, ठीक है, वो वाला जो जी होता है। तो बेटे ये जो लास्ट वाला जी है, ये लगना बहुत जरूरी है। अगर आपका ये जी लग जाए फिजिक्स में, तो ये सारे जी लग जाएंगे, यानी आप फिजिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ग्रेविटेशन फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स इसे आप कहते हैं। फिर एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। फिर एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और फिर एक होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो टोटल मिलाकर ये 4 फोर्सेस होते हैं नेचर में, ठीक है ना, जिनके बारे में हमें स्टडी करनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आप में से बहुत सारे बच्चे जानते हैं जो कैपिटल जी है इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है ना। तो आपको बता दूं इसकी वैल्यू चेंज होती है। कि नहीं सर ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो बताया गया था इट इज ए कांस्टेंट एंड इट नेवर चेंज। बेटे होती है, मैं कह रहा हूं ना, होगी, हम करके दिखाएंगे इसकी वैल्यू आपको चेंज समय आने पर। थोड़े से बड़े हो जाओ, ठीक है, थोड़े से बड़े इन द सेंस कुछ चैप्टर्स आगे चलो, करेंगे, इसको भी बदलेंगे, देखेंगे ये कैसे नहीं बदलता, इसे तो हम बताएंगे, ठीक है। चलिए तो बच्चों एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखिए, पहला हेडिंग है ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीक फोर्स है। नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप चाहें तो इसमें से बना सकते हैं, और जो मैं नोट्स आपको दूंगा, ठीक है ना, उससे आप कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी कीजिए, ज्यादा अच्छा है, फिर से कह रहा हूं, हाथ से लिखने से ज्यादा अच्छा याद होता है अपनी हैंड राइटिंग में। ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है। कैसे है सर वीकेस्ट, जरा आप बताओ जरा। ये हम खड़े हुए हैं, अर्थ हमें अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, हम उसके अगेंस्ट कूद गए, इसका मतलब अर्थ मुझे नहीं रोक पाई। ये ऑब्जेक्ट है, इसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, मैंने इसको ऊपर फेंक दिया, यानी अर्थ नहीं रोक पाई मुझे। इसका मतलब अर्थ का फोर्स बहुत ही वीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स, ये इसकी प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात है, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। तो नंबर 1 ये वीक है, नंबर 2 ये लॉन्ग रेंज है। लॉन्ग रेंज मतलब कितना सर, कितनी रेंज है जी इसकी, इनफाइनाइट, यहां से लेकर यूनिवर्स के दूसरे सिरे तक, वहां तक काम कर रहा है, जन्नत से 2 खज तक, ठीक है, स्वर्ग से नरक तक, हर जगह काम करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको पता नहीं है, ये लाइन मैं आपको बता देता हूं, बहुत ज्ञान की लाइन है, 500 रुपए की बात है, याद रखना, 500 रुपए मिल, ज्ञान और पैसा जितना मिल जाए उतना अच्छा, ठीक है। तो ज्ञान की बात सुनिए बच्चों, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये पूरे यूनिवर्स में काम करता है, ठीक है, हर जगह, लॉन्ग डिस्टेंस, और सिर्फ एक ही तरीके का है, दैट इज अट्रैक्शन, रिपल्शन नहीं। तो पूरे यूनिवर्स का ड्राइवन फोर्स कहा जाता है। क्यों सर, इसे क्यों नहीं कहते, ये जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ेंगे वो भी इनफाइनाइट लॉन्ग रेंज होता है, बट उसे ड्राइवन फोर्स नहीं कहते। क्यों नहीं कहते सर, बेटे इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो 2 टाइप का होता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन। वो 2 टाइप का होता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो ओवरऑल नेट चार्ज 0 होता है पूरे यूनिवर्स का, जितना प्लस उतना माइनस, ठीक है, जितना अट्रैक्शन उतना रिपल्शन, तो फाइनली सब कुछ वैनिश। तो फाइनली यही फोर्स है जो पूरे यूनिवर्स में काम कर रहा है, इसी को ड्राइवन फोर्स कहते हैं, जो पूरे पूरे यूनिवर्स को संभाले हुए हैं। और इनकी तो इतनी रेंज ही नहीं है, इन्हें कह लो औकात ही नहीं है, इन्हें कह लो इनके बस की नहीं है, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है ना। तो ये होते हैं
न्यूक्लियर फोर्सेस, ये शॉर्ट रेंज होते हैं। तो चलिए वापस आते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। नंबर 3, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ? यानी ये ऐसे काम करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है ना। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और चौथा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो बहुत कम लोग पढ़ाते हैं अपनी थ्योरी में, मैंने कहा कोई नहीं पढ़ाता, ये नहीं कहा, बहुत कम पढ़ाते हैं, कुछ बढ़िया लोग हैं जो पढ़ाते थे, ठीक है ना। चलिए, तो फोर्थ ये क्या है बच्चों? मैंने कहा ना हाउ, कैसे, क्यों, व्हाई, ये फिजिक्स का पार्ट है। आप पूछ सकते हो सर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता ही क्यों है सर? ऐसा क्यों होता है कि दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते हैं? ऐसा भी क्या है मास के अंदर? बच्चों मास के अंदर जब आप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड बहुत सारे पार्टिकल, तो एक पार्टिकल निकल के आता है ग्रेविटॉन। ये भी बहुत रिसेंट पार्टिकल्स में से ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन नाम का एक पार्टिकल हर मास पार्टिकल में होता है, ठीक है ना। और उसका अपना एक फील्ड होता है, कहते हैं ना अपुन का एरिया, अपुन के एरिया में कोई आया तो वो वाली चीज। तो ये ग्रेविटॉन का अपना एक एरिया है, और ये दूसरा ग्रेविटॉन है उसका भी अपना एक एरिया है, और तीसरा ग्रेविटॉन है उसका भी अपना एरिया। तो सारे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने में लगे हुए, यानी इसके पीछे का जो कॉज है वो ग्रेविटॉन नाम का पार्टिकल है। तो उसे कहते हैं फील्ड पार्टिकल। क्या कहते हैं उसे? फील्ड पार्टिकल। कल पार्टी नहीं है, फील्ड पार्टिकल, ठीक है ना। फील्ड पार्टिकल, फील्ड पार्टिकल कौन है इसका? ग्रेविटॉन। तो ये आप याद रखिएगा, ग्रेविटॉन इज द फील्ड पार्टिकल। तो 4 बेसिक पॉइंट ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। नेक्स्ट, वीक न्यूक्लियर फोर्स। बच्चों वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये तो मास पार्टिकल्स के बीच लगता है, ये न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स के बीच लगता है। एक पार्टिकल होता है उसे हम कहते हैं बीटा, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही है, कभी 12th में आओगे तो पढ़ूंगा आपको। बीटा पार्टिकल, उनके बीच का इंटरेक्शन है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, इनके बीच लगता है कौन सा? वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक। बहुत शॉर्ट रेंज है। तो नंबर 1 वीक है, बट वीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर से, ठीक है, ग्रेविटेशन से स्ट्रॉन्ग है, ये हमेशा ध्यान रखना। नंबर 2 शॉर्ट रेंज है। जी कितना शॉर्ट रेंज है? जी इतना शॉर्ट रेंज है कि आंखों से दिखाई भी नहीं देता। 10 to the power -15 ऑर्डर, 10 to the power -15 मीटर, इतनी छोटी रेंज में काम करता है। मतलब ये भी बहुत बड़ा है, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ मैंने एक पॉइंट लगाया, ये बहुत बड़ा है, इससे भी छोटा डिस्टेंस में काम करता है। नंबर 3 इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स, इस रूल को फॉलो नहीं करता। नंबर 4 इसका भी एक फील्ड पार्टिकल है, ठीक है, इसके फील्ड पार्टिकल को कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स का फील्ड पार्टिकल होता है बोसॉन, ठीक है, पार्टिकल है बोसॉन। वो भी यही करता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, फील्ड पार्टिकल कहलाता है। एक्सचेंज पार्टिकल भी कह देते हैं इनको, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गया। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पर। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन दोनों से स्ट्रॉन्ग है, इन दोनों से भी स्ट्रॉन्ग है, और ग्रेविटेशन से तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सर आपको कैसे पता? चलिए आपको एक छोटा सा काम देता हूँ, वो करके देख लेना। कागज के कुछ टुकड़े फाड़ के पेज पे रख लेना, उसके बाद एक कंघा लेना, कॉम, और ऐसे 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 बाल बनाना, और उसे कागज के टुकड़ों के पास लाना। कागज के टुकड़े कंघे की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉम की तरफ जो कागज के टुकड़े अट्रैक्ट हुए वो कौन से फोर्स की वजह से हुए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। फ्रिक्शन लगता है, ये जो मैं ऐसे 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 लिख रहा हूँ, ये फ्रिक्शन लग रहा है पेन के और इसके बीच। कौन सा फोर्स है पता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसकी नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ठीक। इसके अलावा ये जो इंक है, ये जो इसके अंदर की इंक है जो इस पर चिपक जा रही है, पानी चिपक जाएगा इस पर, ऐसे ऐसे मैं पानी से ऐसे ऐसे करूँ चिपक जाएगा, नीचे गिर जाएगा। एक मरकरी होती है वो तो बिल्कुल भी नहीं रुकेगी इस पर, इसका मतलब उनके बीच वो फोर्स नहीं है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और ग्रेविटेशन, इस सर्किल को ग्रेविटी नीचे को खींच रही है, लेकिन ये सर्किल यूं नहीं होगा कभी भी, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो छोटे छोटे जो कागज अभी बताए थे वो कॉमन ने इसलिए खींच लिए बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक ज्यादा है, ग्रेविटेशन कम है। तो ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक से 10 to the power
मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशन से 10 टू द पावर 36 टाइम्स लगभग ज्यादा होता है। 10 के आगे 36 जीरो लगाओगे तब जाके वो इतना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है जी। ठीक है ना। चलिए, तो नंबर 1 स्ट्रॉन्ग है किसके कंपैरिजन में, इन दोनों फोर्सेस के। ठीक है। नंबर 2 शॉर्ट रेंज है, ये भी शॉर्ट रेंज है, ये भी नहीं, ये वाला इसकी बात चल रही है, ये तो लॉन्ग रेंज है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज है। नंबर 3 ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अच्छा, आपको एक चीज बता दूं, जैसे यहां आप लिखते हैं ना ग्रेविटेशन में Gm1m2/r, ऐसे r स्क्वायर, ऐसे यहां लिखते हैं k, जो g की जगह एक कांस्टेंट k आ जाता है, m1 की जगह q1 q2/r स्क्वायर, वहां ये आ जाता है। ठीक है ना। तो ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। और नंबर 4 इसका भी एक फील्ड पार्टिकल है मेरे भाई, क्या है उसका नाम, उसका नाम है फोटॉन। क्या नाम है, फोटॉन। इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, प्रोटॉन, सब में ऑन होता है, पता नहीं ये मुझे भी नहीं पता। ठीक है ना, ये पता नहीं वैज्ञानिकों ने कैसे नाम रखे हैं। तो ये होता है फोटॉन, इसके बारे में आप 12th में पढ़ेंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। और लास्ट फोर्स होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसके तो नाम में स्ट्रॉन्ग है, तो ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। आपने कभी सोचा है जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इतनी कहानी आप 10th तक पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो जब इतने सारे पॉजिटिव रखे हुए हैं, मान लीजिए 4 या 5 या 10 प्रोटॉन है, तो वो सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। कौन से फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है। ग्रेविटेशन सिर्फ अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है। एक केस में रिपल्शन भी होता है, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, वो कंपटीशन की बात है, जब थोड़े बड़े हो जाओगे पढ़ाऊंगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में आप जब भी कभी पूछे तो आप कहिए स्ट्रॉन्गली अट्रैक्शन होता है। ठीक है ना। चलिए, तो ये सारे पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं इस फोर्स से, और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, फिर भी अलग नहीं हो रहा। इसका मतलब इसके भी, इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इसका भी एक बॉस है, कौन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वो इसको बाउंड करे हुए है चारों तरफ से। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर ने इसको रोक रखा है। तो याद रखना, कोई भी न्यूक्लियस इसलिए स्टेबल है बच्चों क्योंकि चारों तरफ से, मतलब उसके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ने अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। नंबर 2 शॉर्ट रेंज है, बस आपको ये याद करने हैं, शॉर्ट रेंज, स्ट्रॉन्गेस्ट। इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करता, ओबे हैं, ओबे नहीं करता। ठीक, इसको ओबे नहीं करता। उसके बाद नंबर 4 इसका फील्ड पार्टिकल पाइमेसॉन, खाली मेसॉन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगी स्टूडेंट्स। इसके बाद आती है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स, मतलब ये जो हमने चारों फोर्स पढ़े हैं इसमें कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सबसे कम। तो इसका ऑर्डर मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे वीक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये इनका रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑर्डर है, ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, ये है वो। ठीक है स्टूडेंट्स। और सबसे लास्ट में जो NCERT में 1.5 नंबर का आर्टिकल है चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड में, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। हमें बताया गया है कि नेचर में लॉज कैसे होते हैं, फिजिक्स के जो लॉज हैं वो किस नेचर के होते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप एक एनर्जी कंजर्वेशन पढ़कर आए हैं, आपने एक जनरल लॉ पढ़ा है एनर्जी कंजर्वेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन? कंजर्वेशन का मतलब है प्रोसेस के दौरान, ठीक है ना, प्रोसेस ड्यूरिंग द फिनोमेना कोई क्वांटिटी वेरी नहीं करती, मतलब उसका इनिशियल अमाउंट और उसका फाइनल अमाउंट आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस सेम रहता है, उसे हम कंजर्व क्वांटिटी कहते हैं, यानी वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही। तो क्वेश्चन उठता है क्या एनर्जी ही कंजर्व होती है स्टूडेंट्स? ये तो आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। एक होता है
चार्ज कंजर्वेशन, ये 12th में पढ़ाया जाता है, चार्ज कंजर्वेशन। एनर्जी 11th में, लीनियर मोमेंटम 11th में, चार्ज कंजर्वेशन 12th में। और उसके बाद होता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ये आपके लिए एक नई टर्म है बच्चों। जब कोई चीज चलती है, ठीक है ना, तो उसमें लीनियर मोमेंटम होता है, और जब कोई चीज घूमती है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एनालॉजी है एक दूसरे की, हम पढ़ेंगे इसको 11th में, अभी सिर्फ नाम पढ़ लीजिए। तो एनर्जी कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, और इसके अलावा मास कंजर्वेशन, ये सब होता है। इसमें वही कहानी है जो आपने यहाँ पढ़ी है, एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन। अगर किसी सिस्टम पर फोर्स 0 हो जाए, एक्सटर्नल फोर्स आप ना लगाएं, तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। मतलब उसका मास और उसका वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है, जिसे आप लीनियर मोमेंटम कहते हैं, इतना आपने 10th क्लास में पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम, वो क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज को ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं आप, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो यहाँ एनर्जी का कन्वर्जन होता है, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ होता है चार्ज कंजर्वेशन, ट्रांसफर कर सकते हैं, बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बिल्कुल लीनियर मोमेंटम जैसा है, वहां हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स 0 है, यहां हम कहते हैं एक्सटर्नल टॉर्क 0 है। थोड़ा सा टॉर्क के बारे में आपने 10th में पढ़ा है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है। एक मोटी सी बात मैं आपको समझा देता हूं कि ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए, अगर मुझे इसको चलाना है, ठीक है, मान लीजिए इसको ये जो मैं लगा रहा हूं ये फोर्स है, और अगर मैं इसको घुमा रहा हूं तो अब जो मैं इस पर लगा रहा हूं वो टॉर्क है। तो फोर्स चलाता है, टॉर्क घुमाता है, ठीक है, ध्यान रखना। और जिस सिस्टम में दोनों चीजें एक साथ होती हैं, ठीक है ना, जैसे पंखा घूमता है तो उसमें टॉर्क है, ठीक है ना, और हम चलते हैं तो उसमें फोर्स है, ठीक है। और जैसे साइकिल का पहिया, वो चलता भी है और घूमता भी है, यानी झूमता है, ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से समझ सकते हैं। झूमता है मतलब घूम भी रहा है, चल भी रहा है, लुढ़क रहा है, जैसे कहते हैं रोलिंग कर रहा है, ठीक है ना। इन दैट केस टॉर्क भी होता है, फोर्स भी होती है। तो ये सब कुछ हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे 11th क्लास में, फर्स्ट यूनिट में, ठीक है ना। तो इसमें अभी बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, यहाँ फोर्स, यहाँ टॉर्क, यहाँ लीनियर मोमेंटम कंजर्व, यहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, यहाँ फोर्स 0, यहाँ टॉर्क 0। फोर्स चलाता है, टॉर्क घुमाता है, इतनी बात अभी के लिए काफी है। एंड द लास्ट, कंजर्वेशन ऑफ मास। हालांकि मास कंजर्व नहीं होता ऐसे हमारे महान साइंटिस्ट ने बताया, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर आप जाएंगे, जो प्राचीन समय में पढ़ाई जाती रही है, ठीक है ना, उसमें हमेशा ये बताया गया कि मास कंजर्व रहता है, ठीक। नई स्टडी में आइंस्टीन ने कहा E = mc²। उन्होंने बताया मास का एनर्जी में और एनर्जी का मास में क्या हो सकता है, कन्वर्जन हो सकता है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं वो, कंजर्वेशन नहीं, कन्वर्जन। यानी एनर्जी और मास मिलाकर कंजर्व रहते हैं, अलग अलग कंजर्व नहीं रहते। तो फिर आप ये क्यों बता रहे हैं सर? ये इसलिए बता रहे हैं बिकॉज क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से ये पांचों लॉज कंजर्वेशन के एग्जिस्ट करते हैं। जब हम E = mc² पढ़ते हैं, कुछ खास फिनोमेना ऐसी होती हैं जहां पर मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाता है। इस सब का डिस्कशन हम 12th क्लास में करेंगे स्टूडेंट्स। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये सारे जो हम कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में हमने पढ़े फिजिकल वर्ल्ड में, वो सारे के सारे 11th और 12th का इंट्रोडक्शन है। हम इनको अभी ब्रॉडली पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये पूरा कराया। स्टूडेंट्स, हमसे जुड़ने के लिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा बिजनौर मेंटर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको लाइव क्लासेस, आपको स्टडी मटेरियल, आपको असाइनमेंट, ऑनलाइन टेस्ट, ये सब कुछ अवेलेबल होगा बिजनौर मेंटर्स एकेडमी ऐप पर, ठीक। तो कंटिन्यू कीजिए अपनी पढ़ाई, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हाथों को धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए, कीप मूविंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।